नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे पिछली जो भर्ती थी प्रयोगशाला सहायक की, उसका जो पेपर था उसमें राजस्थान के भूगोल से कौन कौन से सवाल पूछे गए। इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें हमने राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे उन पे डिस्कस कर लिया था, और वो ये डिस्कस भी हमने सिलेबस वाइज किया था, मतलब सिलेबस के किस विषय से कौन सा सवाल पूछा गया। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि राजस्थान भूगोल का जो सिलेबस है उसमें से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो डिस्कस शुरू करने से पहले, जैसा कि हमारी एक परंपरा है कि हम एक कोट के साथ में शुरू करते हैं, तो आज का जो कोट है वो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कि स्वयं को शामिल किए बिना आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, और स्वयं को शामिल करने के बाद आप असफल भी नहीं हो सकते। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि यदि आपका कोई लक्ष्य है और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि गुरुजी पढ़ा देंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। केवल गुरुजी के पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा, गुरुजी के साथ साथ में आपको भी कदम चाल चलते हुए और उनका साथ देना होगा, तब जाकर आपकी मेहनत है वो परिणाम में तब्दील होगी। इसीलिए जब तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मित्रों, खुद शामिल नहीं हो पा रहे हो तो सफलता नहीं मिलेगी। किसी दूसरे के भरोसे बैसाखियों पे चलकर आपको सफलता नहीं मिलेगी। बैसाखियां छोड़कर, और यदि आपको सफल होना है तो अपने कदमों पर खुद को ही चलना होगा। किसी दूसरे के चलने से आपको कोई शिखर प्राप्त नहीं होगा। आप ये चाहते हैं कि हमें गुरु शिखर पर चढ़ना है तो आपको खुद को ही वहां पर पैदल चलना होगा। यदि कोई दूसरा पैदल चल रहा है और आप घर पे बैठे बैठे स्वप्न ले रहे हो, आप सपने सजो रहे हो कि मैं गुरु शिखर पे चढ़ रहा हूं, तो वास्तव में वहां पर आप गुरु शिखर की चोटी पर नहीं पहुंच पाओगे। यदि आपको कुछ अचीव करना है तो आपको स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि आपने स्वयं ने मेहनत करनी प्रारंभ कर दी तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जब तक आप स्वयं शामिल नहीं होते प्रक्रिया में तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे, और जिस दिन आप खुद शामिल हो गए उस प्रोसेस में तो उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता से नहीं रोक पाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सिलेबस है, जो भाग ए है सामान्य ज्ञान का, और उस सामान्य ज्ञान में राजस्थान का भूगोल का जो पोर्शन है उसमें कुल ये 16 टॉपिक है, जिसमें स्थिति और विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ की सोइल, यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट, डेजर्टिफिकेशन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेटिक रीजन और मेन क्रॉप्स और लाइव स्टॉक, और ये बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, वाटर कंजर्वेशन, ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल्स, ये सिलेबस है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा राजस्थान भूगोल का जो सिलेबस है उसमें कौन से विषय से, मतलब स्थिति और विस्तार से कौन सा सवाल पूछा गया, भौतिक विभाग से कौन सा सवाल पूछा गया, अपवाह तंत्र से कौन सा सवाल पूछा गया। सबसे ज्यादा पिछली बार जो सवाल पूछे गए, एक तो अपवाह तंत्र से पूछे गए, एक पूछे गए जो कृषि जलवायु प्रदेश है, इनसे भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए पिछली वाली भर्ती के अंदर। तो डिस्कस करेंगे हम आगे। जो सबसे पहले 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन स्थिति और विस्तार नामक टॉपिक से पूछा गया है। सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो पाकिस्तान के साथ में सीमा शेयर नहीं करता। तो देखो, राजस्थान में सबसे ऊपर श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले थे। तो श्रीगंगानगर, जैसलमेर भी है, बाड़मेर भी है, लेकिन जोधपुर जिला है वो पाकिस्तान के साथ में सीमा शेयर नहीं करता। पहले अनूपगढ़ जब जिला बनाया था तो अनूपगढ़ भी टच कर रहा था, लेकिन अब अनूपगढ़ को वापस जिला निरस्त कर दिया गया, इसलिए अनूपगढ़ टच नहीं करता। लेकिन एक नया जिला जोधपुर से अलग करके बनाया है फलोदी। इस फलोदी की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है, इसलिए अब ये 4 नहीं है, अब 5 जिले हो गए टोटल। श्रीगंगानगर, बीकानेर,
और फलौदी और बाड़मेर और जैसलमेर, ये 5 जिले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है। जोधपुर की सीमा पाकिस्तान के साथ में नहीं लगती, लेकिन फलौदी की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, जोधपुर। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है वो मुख्य भौतिक विभाग सिलेबस में जो पॉइंट दे रखा है, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश, यहां से पूछा गया। देखो, विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट। मतलब राजस्थान की जितनी भी पर्वत चोटियां हैं, ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इन चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे अधिक जिसकी ऊंचाई है उसको सबसे पहले पे रखना है। तो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है वो तो है गुरु शिखर, जो इसमें दे नहीं रखी, तो इन्होंने दूसरे गुरु शिखर के बाद में गुरु से जरा आसार को आपने वो सुना होगा, तो गुरु से यानी शेर 2 नंबर पे कौन सी है? शेर। उसके बाद में देलवाड़ा, देलवाड़ा के बाद में जरगा, जरगा के बाद में अचलगढ़, अचलगढ़, और ये अचलगढ़ जरगा से छोटी है, पहला ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा देखो, शेर जरगा से छोटा बताया, ये भी कट जाएगा। यहां पर भी शेर को जरगा से छोटा बताया, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? सबसे बी जो ऑप्शन है ये वाला। देखो, शेर कहां पर है? शेर सिरोही के अंदर है। देलवाड़ा कहाँ है? देलवाड़ा भी सिरोही के अंदर है। जरगा कहाँ है? जरगा है उदयपुर के अंदर। और अचलगढ़ कहाँ है? अचलगढ़ सिरोही के अंदर। तो जरगा को छोड़कर ये बाकी तीनों है, ये सिरोही जिले के अंदर है, जबकि जरगा कहाँ पर है? उदयपुर में। इसका सही उत्तर होगा शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। और ये कहां से पूछा गया है? सिलेबस में जो अरावली पर्वतीय प्रदेश नामक टॉपिक दे रखा है, यहां से इन्होंने ये सवाल उठाया है। नेक्स्ट, अगला सवाल पूछा इन्होंने अफवा तंत्र से। अफवा तंत्र से इन्होंने 2-3 सवाल पूछ लिए, अब हम डिस्कस करेंगे। देखो, यहां ये पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट एन इनलैंड रिवर। जो अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं, तो इनमें से कौन सी नदी है जो अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है? लिक नदी, मेंढा, वाकल और खंडेल। तो देखो, आपने रूपनगढ़, मेंढा, खारी, खंडेला, ये सब नदियां सुनी होगी जो अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं। ठीक है, ये जो वाकल नदी है ना, ये वाकल नदी साबरमती की सहायक नदी आपने पढ़ा होगा, तो ठीक है, इसलिए वाकल नदी इसका सही उत्तर होगा। वाकल नदी है वो इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा, क्योंकि वाकल किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। और साबरमती कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी के अंदर। तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर अंतः प्रवाह नदी नहीं कौन सा है? तो इसका मतलब है कि अंतः प्रवाह वाली नहीं है वाकल। लिक, मेंढा और खंडेल, ये तीनों अंतः प्रवाह वाली नदियां है। नेक्स्ट, अगला सवाल भी नदी से पूछा इन्होंने, वापिस अफवा तंत्र से दूसरा सवाल कि निम्न में से कौन सी नदी है वो सांबर झील में मिलती है। तो सांबर में कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो मेंढा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, ये आपने 4-5 नदियां हैं वो जिसमें जाके सांबर झील में गिरती है। चंबल नहीं गिरती, क्योंकि चंबल यमुना में गिर के और फिर गंगा में मिल जाती है। आहू, और ये भी इसकी सहायक नदी है। बेड़च भी नहीं है। मेंढा नदी है, इसका सही उत्तर होगा। मेंढा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, ये नदियां हैं वो सांबर में गिरती है, तो मेंढा नदी इसका सही उत्तर होगा। तो ये एक और सवाल पूछ लिया इन्होंने अफवा तंत्र से। तो अफवा तंत्र से 2 सवाल हो गए। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी, जल्दी से बताओ, जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है? सोम, माही, जागम, ये कहां पर है? ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर उस साइड में। ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जोजड़ी नदी, देखो जोजड़ी नदी अभी आपने सुना होगा चर्चा में, जोजड़ी में जो प्रदूषित जल है उसको प्रभावित होने से आसपास की जो दवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो जोधपुर जिले के अंदर, वो आपने सुना होगा कि प्रदूषित हो रही है, और तो वहाँ के खेत है वो खराब होते जा रहे हैं। तो जोजड़ी नदी है, ये तो जोधपुर में है। काली सिंध है, ये कहाँ है? हाड़ौती वाले क्षेत्र में है। तो हाड़ौती वाला क्षेत्र है वो जयपुर में नहीं आता, इसलिए ये वाली नदी भी नहीं होगी। बाणगंगा नदी है वो जयपुर जिले से होकर प्रवाहित हो रही है, तो इसका सही उत्तर होगा बाणगंगा नदी। ठीक है, तो ये जो नदी वाला सवाल है
ये अपतंत्र से पूछ लिया। अपतंत्र से एक और सवाल, अपतंत्र से बहुत ज्यादा सवाल पूछे इन्होंने पिछली बार। अगर निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? ये यूं कहना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो केवल राजस्थान के अंदर ही प्रवाहित होती है, अन्य जिलों के अंदर, अन्य राज्यों के अंदर वो प्रवाहित नहीं होती। जैसे माई नदी है तो फिर वो राजस्थान और गुजरात में भी प्रवाहित होती है, ठीक है ना। जैसे चंबल है तो चंबल यूपी में भी जाती है। लेकिन ऐसी कोई नदी जो राजस्थान में जिसका उद्गम होता है और राजस्थान में समाप्त हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे अपन? संपूर्ण प्रवाह जिसका राजस्थान में। तो ऐसी कौन सी नदी है? देखो, लूनी गुजरात में जाती है, चंबल यूपी की तरफ एमपी से आती है, इधर जाती है, तो ये भी नहीं होगा। माई नदी ये भी एमपी से आती है, राजस्थान से होते हुए गुजरात जाती है, ये भी नहीं होगा। बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो कुंभलगढ़ के आसपास यहाँ से उद्गम होता है और सवाई माधोपुर में एक जगह है रामेश्वरम, वहां जाकर ये चंबल में मिल जाती है। तो बनास नदी है जिसका पूर्ण प्रवाह कंप्लीटली ये राजस्थान में ही फ्लो करती है, राजस्थान से बाहर दूसरे राज्यों में ये फ्लो नहीं करती। तो इसका सही उत्तर होगा बनास। नदियों से बहुत ज्यादा सवाल पूछे इन्होंने। अगला सवाल है, निम्न में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। ये लो, एक और नदी से सवाल आ गया। अपतंत्र से बहुत ज्यादा सवाल पूछ लिए। 3 नदियों का संगम कहां पर? 3 नदियां कौन सी? देखो, सोम, माही और जाखम। सोम, माही, जाखम त्रिवेणी संगम कहां पर है? इसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। कहां पर? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। कहां पर होगा सही? सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम कहां पर है? जल्दी से बताइए। जिसको आदिवासियों का क्या कहते हैं? कुंभ भी कहते हैं। तो आदिवासियों का कुंभ कौन सा स्थान है? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां है? डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, कुराल रिवर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। एक और सवाल नदी से पूछ लिया इन्होंने, 5-6 सवाल पूछ लिए नदी से। तो कुराल रिवर, कुराल नदी है, वो राजस्थान के कौन से जिले से संबंध है? कुराल नदी का संबंध उनमें से राजस्थान के किस जिले से है? बूंदी, बारा, सीकर या डूंगरपुर? जल्दी से, ये आपने नदी कम चर्चा में सुनी होगी। बूंदी, बारा, सीकर या डूंगरपुर? नहीं ध्यान? बता दूं, इसका सही उत्तर होगा बूंदी। ठीक है, तो कुराल नदी है वो कहां पर है? बूंदी के अंदर प्रवाहित होती है। इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, एरिडोसोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में से कौन से जलवायु क्षेत्र में एरिडोसोल मिलती है? सुना है एरिडोसोल? ये राजस्थान में वर्टिसोल, एरिडोसोल जो मिट्टियों का है, इंसेप्टिसोल जो वर्गीकरण है, उस वहां से ये सवाल सॉइल से पूछा है। मृदा नामक जो टॉपिक है वहां से ये सवाल पूछा है कि एरिडोसोल है ये कहां पर पाई जाती है। एरिडोसोल्स राजस्थान के कौन से एरिया में पाई जाती है? ह्यूमिड एरिया में, सेमी एरिड में, एरिड में या सेमी ह्यूमिड के अंदर? जो एरिडोसोल है, एरिड जोन है, एरिड यानी शुष्क जो क्षेत्र है, तो उस शुष्क क्षेत्र में जहां बारिश कम होती है उन वाले क्षेत्रों के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उसको एरिडोसोल बोलते हैं। और इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, एरिड। जो शुष्क प्रदेश है, यहाँ पर देखो अर्ध शुष्क में भी थोड़ा इसका भाग है, लेकिन यदि आपसे अर्ध शुष्क को शुष्क में से किसी एक को चूज करना होगा तो हम एरिडोसोल वाली मिट्टी कहाँ चूज करेंगे? शुष्क प्रदेश के अंदर चूज करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट, रेड लोम सॉइल इन राजस्थान इज फाउंड इन। राजस्थान में लाल लोम मृदा कहां पर पाई जाती है? लाल लोम मृदा, रेड लोम सॉइल कहां पाई जाती है? जल्दी से बता दीजिए। देखो, लाल लोम मृदा है ना, ये राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का थोड़ा सा भाग ले लें हम, चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा भाग ले लें,
ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? रेड लोम सॉइल पाई जाती है। तो जो ये इसका सही उत्तर क्या होगा इसमें? उदयपुर। उदयपुर के अंदर लाल लोम मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट देखो, मृदा में हमें ये वर्गीकरण भी पढ़ना है कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, ये वाला वर्गीकरण भी, और जो दूसरा वर्गीकरण है जिसमें एरिडोसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, वो वर्गीकरण, दोनों प्रकार के वर्गीकरण पढ़ने। एक सवाल उससे भी पूछ लिया और एक इससे भी पूछ लिया, तो दोनों सवाल पूछ लिए। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो पूछा है इन्होंने वन और वन्य जीव संरक्षण वाला जो टॉपिक है वहां से। कहाँ से पूछा है? वन और वन्य जीव संरक्षण है जो टॉपिक है वहां से पूछा है। और सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक तरफ इन्होंने दे दिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब 3 ऐसे होंगे जो सही सुमेलित होंगे और एक ऐसा होगा जो सही सुमेलित नहीं होगा। तो देखो, शेरगढ़ इन्होंने सुमेलित किया है सिरोही से। ताल सापर, चूरू, ये बात तो सही है। ताल सापर कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। राम सागर कहाँ है? राम सागर भी धौलपुर में, ये भी सही है। सज्जनगढ़ कहाँ है? सज्जनगढ़ उदयपुर में, ये सही है। लेकिन शेरगढ़ कहाँ है? शेरगढ़ बारां के अंदर है। तो शेरगढ़ सिरोही के अंदर नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शेरगढ़ का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज नॉट सिचुएटेड इन सिरोही, जो वो सिरोही के अंदर स्थित नहीं है। नेक्स्ट एक पूछा होगा वन और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित एक और सवाल इन्होंने पूछा है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कौन से वर्ष प्रारंभ किया? जल्दी से बता दीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष प्रारंभ किया गया? आपने सुना होगा 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। उस समय इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के एक नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहां पर जाकर 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष प्रारंभ किया गया? 1973 के अंदर, 1973। अब आगे कृषि जलवायु प्रदेशों प्रमुख फसलों से सवाल है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल बाजरा। अब जो मानसून का सीजन है, बारिश का, जब बारिश होती है तो उस समय लोग क्या बोते हैं? बाजरा बोते हैं खेत में। और जो मानसून वाली सीजन है वो कौन सी होती है? खरीफ की फसल होती है। तो इसका तो सीधा सा जवाब हो गया कि भाई बाजरा कौन सी है? खरीफ की है। चने सर्दियों के अंदर गर्म करके खाते हैं, तो ये रबी की फसल हो गई। गेहूं की बालियों को भी गर्म करके अपन खाते हैं, तो वो कौन सी हो गई? रबी। सर्दियों के अंदर तो रबी की फसल। जो गेहूं और जो साथ में ही बोते हैं, तो गेहूं, जो और चना, तीनों कौन सी फसल है? रबी की फसल है। सीधा सा उत्तर है इसका बाजरा क्या है? खरीफ वाली फसल है। तो ये फसलों से सवाल पूछ लिया। नेक्स्ट कृषि जलवायु प्रदेश और प्रमुख फसलों से एक सवाल। ये कृषि से ही संबंध, प्रमुख फसलों से, ये फसल में एक फसल है सरसों। कौन सी फसल है? सरसों। सरसों का एक रिसर्च सेंटर है ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसका राजस्थान में एक सेंटर है सरसों का। कहाँ पर? सेवर भरतपुर में। सेवर भरतपुर में। सेवर भरतपुर में किसका है? सरसों का है। तो सेवर कहाँ है? भरतपुर में। यहाँ पर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सेवर। सही उत्तर क्या होगा? सेवर। नेक्स्ट यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? देखो बाजरा है ना, ये कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बोया जाता है? ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन, ह्यूमिड सदर्न प्लेन, सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन, या सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन। देखो आर्द्र दक्षिण पूर्वी, आर्द्र, आर्द्र मतलब जहाँ बारिश ज्यादा होती है। बाजरे के लिए ज्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन कट गए। उप आर्द्र, ये भी आर्द्र से थोड़ा सा हल्का है लेकिन फिर भी बारिश होती है, ये ऑप्शन भी कट गया। सीधा सा उत्तर है इसका अर्ध शुष्क, सेमी एरिड जो एरिया है जहाँ पर कम वर्षा होती है, जो पूर्वी मैदान है वहां पर बाजरा बोया जाता है। तो ये इसका डी ऑप्शन होगा, वो सही हो गया। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? देखो एक आपको टेबल बताता हूं मैं।
एग्रो क्लाइमेटिक जोन की ये टेबल है। इसमें आपको थोड़ा सा हल्का सा फेड दिख रहा होगा। इसमें ये टोटल एरिया दे रखा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ आपको देखना है कि कौन सी जगह एरिया सबसे ज़्यादा है और कौन सा सबसे कम है। 4 ये है 4.74, 2.10, फिर देखो ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है 7.70, और सबसे कम और सबसे ज़्यादा दोनों ध्यान रखना है। 2.96, 2.96 से भी छोटा है क्या कोई? 2.96 से, ये देखो 2.10, 2.96 से भी छोटा है। और इससे छोटा है कि आगे देखते हैं। 2.96 से भी छोटा है, ये देखो ह्यूमिड सदर्न प्लेन 1.72, ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया 1.72 ह्यूमिड सदर्न प्लेन, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है? यहाँ सबसे बड़ी मात्रा है, देखो ये है 7.70 हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन। तो देखो सबसे बड़ा जो क्लाइमेटिक जोन है राजस्थान का वो तो है हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन, ठीक है। और सबसे बड़ा है ये, और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है ह्यूमिड सदर्न प्लेन, ह्यूमिड सदर्न प्लेन। अभी वापिस आते हैं अपन कृषि जलवायु प्रदेश में। तो राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा हो गया? एरिड वेस्टर्न प्लेन, ह्यूमिड सदर्न प्लेन, सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन या ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन। तो अभी मैंने बताया सबसे छोटा कौन सा था क्षेत्रफल के आधार पे, ये वाला ह्यूमिड सदर्न प्लेन। सेकेंड ऑप्शन है ये सही होगा। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा है वो है ह्यूमिड सदर्न प्लेन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब इन्होंने अगला सवाल पूछा है कि लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन कौन सा है, जो सबसे बड़ा एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो कौन सा है। तो ये भी हमने पढ़ा था, हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन है, उसका क्षेत्रफल क्या है? सबसे अधिक है। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट, पशुधन से इन्होंने सवाल पूछा है कि पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे अधिक भैंसें जो बफेलोज है वो कौन से जिले में पाए जाते हैं। तो पशुधन की जो गणना हुई 2019 में, उसके अनुसार जयपुर जिले के अंदर सबसे अधिक भैंसें पाई जाती है। बफेलोज कहाँ है सबसे अधिक? जयपुर के अंदर। कौन से सेंसस के अनुसार? एनिमल सेंसस 2019 के अनुसार। 2019 की जो पशु गणना हुई उसके आधार पर सबसे ज्यादा भैंसे हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? जयपुर में। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सवाल पूछा है कि माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला। तो देखो माही से कौन सा है? बांसवाड़ा जिला। ये तो सबको ध्यान है, बांसवाड़ा के अंदर जो डैम बना हुआ है। तो माही परियोजना, माही जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर चलता है? बांसवाड़ा के अंदर इसका। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से इन्होंने माही परियोजना के बारे में सवाल पूछ लिया। नेक्स्ट, रावतबाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है। रावतबाटा जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो राजस्थान में कौन से जिले के अंदर है। तो रावतबाटा कहां पर है, जल्दी बता दीजिए। रावतबाटा जो एटॉमिक सेंटर है वो राजस्थान में कहाँ है? कोटा में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़ में। देखो कोटा के पास में है, कोटा से 40-50 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन जिला कोटा नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो ये कहां पर है? रावतबाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र है वो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। मीठे पानी की झील नहीं है, इसका मतलब खारी झील कौन सी है बताना है आपको। पिछोला कहां पर है? उदयपुर में, मीठी है, सिटी के अंदर है, बीचों बीच में। पुष्कर, पुष्कर जी में तो अपन नहाने जाते हैं, तीर्थ यात्रा में लोग जाते हैं, तो पुष्कर जी वाली कैसी है? मीठी है। आना सागर अजमेर में, पूरा अजमेर शहर पानी पीता है, वो भी कैसी है? मीठी है। ताल छपर है ना, ये सैलाइन है। ये कैसी है? सैलाइन है, खारे पानी की, खारे पानी का की झील है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ताल छपर है, ये खारे पानी वाली झील है। ये वेटलैंड टाइप सा है, ये मार्सी वेटलैंड है। परिवहन से इन्होंने एक सवाल पूछा है कि राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है।
जो स्वर्णिम चतुर्भुज की जो ईस्ट वेस्ट जो रेखा है, इन्होंने ईस्ट वेस्ट की तरफ से जो नेशनल हाईवे निकाला है वो ये राजस्थान के कोटा से होकर निकलता है। आपको ध्यान हो तो कोटा में जो ब्रिज भी बनाया हुआ है, तो कोटा इसका उत्तर। स्वर्णिम चतुर्भुज है वो राजस्थान के कौन से शहर से गुजरता है, तो इसका सही उत्तर होगा कोटा। खनिज से इन्होंने 2 सवाल पूछे, एक और ये गुलाबपुरा आगुचा वाला एक और सवाल है। तो आगुचा गुलाबपुरा है ये खनन क्षेत्र निम्न में से किस, जो शीश जस्ते का जो ये खनन है, आगुचा गुलाबपुरा का नाम सुना होगा आपने, किसमें, सीसा जस्ता के खनन का प्रमुख केंद्र है। और ये कहां पर है, गुलाबपुरा आगुचा, भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है, भीलवाड़ा में। तो इसका सही उत्तर होगा भीलवाड़ा। नेक्स्ट, खनिज से दूसरा सवाल वापस पूछा इन्होंने कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक के उत्पादन के लिए कौन सा, माइका प्रोडक्शन के लिए कौन सा है, तो वापस इसका उत्तर भी क्या होगा, भीलवाड़ा है। ये माइका प्रोडक्शन के अंदर सबसे आगे है। तो इस प्रकार से ये कुल 25 सवाल है, ये इन्होंने राजस्थान के भूगोल से पूछा है। तो लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप सफलता चाहते हो तो जो भूगोल के 66 टॉपिक है उनके साथ साथ में आपको राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति का जो पोर्शन है जहाँ से 25 सवाल आते हैं वो भी देखना होगा, और राजस्थान का भूगोल यहाँ से भी 25 सवाल आते हैं। और तो ये दोनों मिलकर आपके 50 सवाल होते हैं जो 100 नंबर के हैं। तो टोटल 300 नंबर का जो पेपर है, कितने का है, 300 का। 300 में 200 नंबर की क्या है, कोर ज्योग्राफी है, और 100 नंबर का क्या है, तो 100 नंबर में 2 भाग है, एक तो राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, और दूसरा राजस्थान की क्या है, जियोग्राफी, जहाँ से 25 सवाल पूछे गए। तो 25 यहाँ से देखो, कुल 150 सवाल है, 300 नंबर है, 150 अंक है, 150 अंक है। तो इसमें से 150 प्रश्न है, 300 नंबर के, अंक कितने हैं, 300, प्रश्न कितने हैं, 150। अब इसमें से 200 अंक है, इसका मतलब 100 प्रश्न यहाँ से पूछे गए, और ये 100 नंबर का है तो 50 प्रश्न यहाँ से पूछे गए। 50 प्रश्नों में 25 प्रश्न राजस्थान की ज्योग्राफी से, और 25 प्रश्न है राजस्थान के, 25 प्रश्न है वो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से पूछे गए। तो 25 सवाल यहाँ दोनों से, तो 50 सवाल हो गए। 50 सवाल का मतलब 100 नंबर, और 100 नंबर टोटल 300 में कितना वेटेज है, 33.33, और सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा राजस्थान का ज्योग्राफी और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। केवल आप ये 66 टॉपिक के भरोसे सिलेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते। यदि आपको वर्तमान का दौर ऐसा है जहां पर आप सिलेबस के किसी पोर्शन को छोड़ नहीं सकते, आपको सिलेबस के संपूर्ण पोर्शन पे ध्यान देना होगा। और यदि आप ये चाहते हो कि भाई मैं तो राजस्थान की हिस्ट्री नहीं करूंगा, मुझे तो केवल भूगोल पढ़नी है और भूगोल से मेरा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको यदि सफलता के दौड़ में सबसे आगे रहना है तो आपको सिलेबस के प्रत्येक बिंदु का अध्ययन करना होगा, प्रत्येक बिंदु के लिए आपको तैयार होना होगा, तब जाकर सफलता सुनिश्चित होगी। धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट मिलते हैं अगले दिन एक और वीडियो के साथ में।